तीखे सवाल। देखिए मेरे साथ दो टूक, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। समाचार की शुरुआत सुर्खियों के साथ। प्रचंड जीत के बाद बिहार सरकार गठन की तैयारी में एनडीए। पटना से लेकर दिल्ली तक बैठकों का दौर। ऐतिहासिक प्रदर्शन के लिए भाजपा के विधायक आज करेंगे कार्यकर्ताओं का सम्मान। महागठबंधन की करारी हार के बाद लालू परिवार में बढ़ी तकरार। रोहिणी आचार्य ने छोड़ी राजनीति और घर, भावुक पोस्ट करके लगाए अनेक गंभीर आरोप। जदयू ने मामले में लालू राबड़ी की चुप्पी पर उठाए सवाल। देश भर में मतदाता पुनरीक्षण कराए जाने की घोषणा पर राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाओं को लेकर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन की नसीहत। लोकतंत्र में संयम से रखी जाए अपनी बात। दिल्ली धमाके में लगातार हो रहे हैं नए खुलासे। घटनास्थल से मिले 9 mm के 3 कारतूस। अल फलाह यूनिवर्सिटी के खिलाफ 2 मामले दर्ज। देश भर में करीब 200 डॉक्टर रडार पर। भारत ने COP30 में विकसित देशों को याद दिलाई जिम्मेदारी। कहा, जलवायु वित्त नहीं दे रहे हैं विकसित देश। जलवायु लक्ष्यों को पूरा नहीं होने की दी चेतावनी। और सुर्खियों के बाद खबरों पर नजर विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल गुजरात के सूरत में देश के पहले बुलेट ट्रेन स्टेशन का निरीक्षण और प्रोजेक्ट की समीक्षा की थी। उसकी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। बिहार में एनडीए के पक्ष में आए एक तरफा नतीजों के बाद अब सरकार बनाने की कवायद तेज हो गई है। कल रात दिल्ली में जनता दल यूनाइटेड के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। संजय झा और ललन सिंह से मुलाकात के बाद भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा भी अमित शाह से मुलाकात करने पहुंचे। बिहार में भाजपा के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और सह प्रभारी विनोद तावड़े ने भी गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। दिल्ली में हुई इस बैठक को सरकार गठन की चल रही चर्चाओं से जोड़कर देखा जा रहा है। दूसरी तरफ आज बिहार में भाजपा ने अपने सभी विधायकों को कार्यकर्ता और जनता के सम्मान के लिए कार्यक्रम आयोजित करने को कहा है। इसके बाद एनडीए के सभी विधायकों को पटना हाजिर होने का निर्देश दिया गया है। मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फिलहाल अपना इस्तीफा औपचारिक तौर पर राज्यपाल को नहीं सौंपा है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि अगले सप्ताह का राजनीतिक कैलेंडर तय माना जा रहा है। इसमें जेडीयू, भाजपा, हम और आरएलएम के विधायक दल की बैठकें होंगी। इनमें नेता चुनने और नए समीकरणों पर चर्चा होगी। इनमें मुख्यमंत्री आवास में एनडीए विधायक दल की संयुक्त बैठक होनी है। बिहार विधानसभा में एनडीए की जीत के बाद एनडीए के सभी नेता खुशियां मनाते हुए दिख रहे हैं। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने जीत का जश्न साउथ कोरिया में मनाया। दरअसल केंद्रीय मंत्री पुरी साउथ कोरिया की यात्रा पर हैं। उन्होंने मिठाइयों के साथ एनडीए की बिहार जीत का जश्न मनाते हुए तस्वीरें इंटरनेट पर साझा की हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि कोरिया में करियर और शिक्षा के अवसर तलाश रहे युवा, भारतीय पेशेवरों और छात्रों के एक समूह से जुड़कर मुझे बहुत खुशी हुई। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत के विकास और प्रगति में योगदान देने के अपने सपनों और उत्साह के बारे में उत्साहपूर्वक बात की। भारत की युवा ऊर्जा और कोरिया की तकनीकी बढ़त दोनों ही एक साथ मिलकर जीत का रास्ता दिखा सकते हैं।
बिहार में विधानसभा नतीजों के बाद लालू परिवार की अंतर्कलह सुर्खियों में है। कल रोहिणी आचार्य के परिवार और पार्टी को त्यागने की घोषणा के बाद आज उन्होंने एक्स पर बहुत ही भावुक पोस्ट लिखा। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा, कल एक बेटी, एक बहन, एक शादीशुदा महिला, एक मां को जलील किया गया, गंदी गालियां दी गई, मारने के लिए चप्पल उठाया गया। मैंने अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया, सच का समर्पण नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ इस वजह से मुझे बेइज्जती झेलनी पड़ी। कल एक बेटी मजबूरी में अपने रोते हुए माँ बाप, बहनों को छोड़ आई। मुझसे मेरा मायका छुड़वाया गया, मुझे अनाथ बना दिया गया। आप सब मेरे रास्ते कभी ना चलें, किसी घर में रोहिणी जैसी बेटी बहन पैदा ना हो। इससे पहले कल उस समय पारिवारिक कलह खुलकर सामने आया जब रोहिणी आचार्य ने एक्स पर एक पोस्ट परिवार और राजनीति छोड़ने की घोषणा की थी। एक पोस्ट के जरिए साथ ही रोहिणी ने लिखा कि वो राजनीति छोड़ रही हैं और अपने परिवार से संबंध तोड़ रही हैं। उनका दावा है कि संजय यादव और रमीज ने उन्हें ऐसा करने के लिए कहा और वो इस पूरे प्रकरण की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रही हैं। बिहार भाजपा प्रवक्ता नीरज कुमार ने रोहिणी आचार्य के ट्वीट को लेकर कहा है कि लालू परिवार ने अपनी महत्वाकांक्षा के चक्कर में पहले बेटे को परिवार से निकाला और अब बेटी को पार्टी और परिवार दोनों से ही बेदखल कर दिया। बेटी ने लालू यादव को अपना किडनी दे करके लालू का जीवन बचाया। उस बेटी को भी ये लोग महत्वाकांक्षा के फेरा में करके संजय यादव के कहने पर उस बेटी को भी आज परिवार से और पार्टी से दोनों से बेदखल कर दिया। कितनी मजबूरी में वो बेटी आज इस तरह का ट्वीट की होगी, ये समझना चाहिए। और आरजेडी का पूरा परिवार और पूरा दल उनका अब जमींदोज होने जा रहा है। ये महत्वाकांक्षी लोग रहे, बिहार को लूटने वाले लोग रहे और तेजस्वी यादव अपनी महत्वाकांक्षा की बलि पर पूरे परिवार को उन्होंने चढ़ा दिया। पहले भाई को परिवार से निकाला और अब बहन को ही निकाल रहे हैं। पूरा परिवार और पूरा पार्टी का जमींदोज होने वाला है। रोहिणी आचार्य के पोस्ट पर भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने एक्स पर अपने संदेश में लिखा कि रोहिणी आचार्य ने अपनी जान की परवाह किए बिना अपने पिता लालू प्रसाद को किडनी दान की ताकि उनकी जिंदगी कुछ समय और बढ़ सके, लेकिन लालू ने अपनी बेटी रोहिणी के सम्मान से ज्यादा अपने बेटी तेजस्वी को तरजीह दी। आज रोहिणी आचार्य सार्वजनिक रूप से परिवार में चप्पल से पीटे जाने की बात कह रही हैं। यही है लालू परिवार की पितृसत्तात्मक, स्त्री विरोधी और पुरुष प्रधान मानसिकता का असली चेहरा। इनसे महिला सम्मान की अपेक्षा करना भी अनुचित है। केंद्रीय मंत्री और एलजेपी रामविलास प्रमुख चिराग पासवान ने कहा है कि मैं प्रार्थना करता हूं कि यह पारिवारिक विवाद जल्द से जल्द सुलझे। पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि जब एक परिवार ऐसी कठिन परिस्थितियों से गुजरता है तो वो किस मानसिक दबाव में रहता है, इसका अंदाजा मुझे है, क्योंकि मैं भी इस दौर से गुजरा हूं। हम लोगों के राजनीतिक मतभेद जरूर रहे हैं, पर मैंने हमेशा आदरणीय लालू जी के परिवार को अपना परिवार माना है। मैंने हमेशा तेजस्वी हो, तेज हो, मीसा दी हो, रोहिणी जी हो, सबको मैंने अपने भाई बहन ही माना है। ऐसे में बस मैं सिर्फ इतनी प्रार्थना करता हूं कि जल्द से जल्द ये पारिवारिक विवाद सुलझे। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कामना की है कि उनके परिवार के बीच सब ठीक हो जाए। दिख रहा है कि जिन लोगों ने पूरे बिहार को चलाने के सपने देख रहे थे वो परिवार भी नहीं चला पा रहे। रोहिणी आचार्य ने बहुत सारी बात कल मैं सुन रहा था, बहुत ही आपत्तिजनक। सवाल पूछने पे चप्पल से पिटाई हो सकती है, सवाल पूछने पे आपको घर से बाहर निकाला जा सकता है। ये कहीं ना कहीं उस मानसिकता का परिचायक है जिस जंगल राज के लिए पूरा शासन जाना जाता था। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं इन लोगों की अंदरूनी समस्याएं ठीक हो। जनता दल यूनाइटेड के नेता नीरज कुमार ने रविवार को राजद प्रमुख लालू प्रसाद और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की बेटी रोहिणी आचार्य की राजनीति छोड़ने और परिवार से दूरी बनाने की घोषणा के बाद उनकी चुप्पी पर सवाल उठाए और इसे चिंता का विषय बताया। नीरज कुमार ने कहा कि रोहिणी आचार्य, जिन्होंने अपने पिता को किडनी दान की थी, उनके साथ अनुचित व्यवहार किया गया है। रोहिणी आचार्य बेटी है और बेटी
जिसने अपने पिता की प्राण रक्षा की, अपने भाई के कलाई में राखी बांधी, उस बेटी के मन में अगर मनः पीड़ा है, लालू जी राबड़ी जी इस पर खामोश क्यों हैं? आखिर ये दूसरी घटना हुई, पहले ऐश्वर्या के साथ हुआ, रोहिणी के साथ हो रहा है। ये आंसू लालू जी बहुत भारी पड़ेगा। राजनीति के धृतराष्ट्र मत बनिए, आप उस घर के अभिभावक हैं। बोलिए कौन गुनाहगार है? बिहार के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल की भी प्रतिक्रिया सामने आई है और उन्होंने लालू यादव और राबड़ी देवी दोनों को घर जोड़कर रखने की नसीहत दी है। जिस तरह से रोहिणी आचार्य को अपमानित करने का काम किया गया, मैं उस परिवार के मामले में बहुत ज़्यादा नहीं बोलना चाहता, क्योंकि किसी के परिवार के झगड़े में नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन आदरणीय लालू प्रसाद जी से और आदरणीय राबड़ी जी से मैं सादर अनुरोध करूंगा कि परिवार इस तरह नहीं बिखरना चाहिए। जिस रोहिणी आचार्य ने किडनी देकर लालू जी की जिंदगी बचाई और आज उसको ये दिन देखना पड़े, ये उचित नहीं है। इसको जरूर लालू जी को, राबड़ी जी को ध्यान देना चाहिए। दिल्ली लाल किला ब्लास्ट मामले में जांच तेजी से आगे बढ़ रही है और कई नए तथ्य सामने आ रहे हैं। घटनास्थल से जांच एजेंसियों को 9 mm के 3 कारतूस, 2 जिंदा और एक खाली खोखा मिले हैं। चूंकि 9 mm कारतूस आम लोग नहीं रख सकते और इन्हें आमतौर पर सुरक्षा बल या पुलिस ही इस्तेमाल करते हैं, इसलिए ये बरामदगी जांच को नए मोड़ पर ले गई है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मौके से कोई पिस्तौल या हथियार का कोई हिस्सा नहीं मिला है। पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ये कारतूस वहां कैसे पहुंचे और क्या ये विस्फोट के बाद I-20 कार से गिरे थे। साथ ही यह भी जांच हो रही है कि क्या ये कारतूस आतंकी उम्र के थे या ये पुलिस या अन्य एजेंसियों के किसी कर्मी के हथियार संबंधित मामला हो सकता है। केंद्रीय जांच एजेंसियां इस मॉड्यूल के फंडिंग पैटर्न की भी पड़ताल कर रही है और हवाला या अवैध मनी चैनल की भूमिका से इनकार नहीं किया गया है। इसी सिलसिले में एजेंसियां देश भर के करीब 200 डॉक्टर्स की गतिविधियों पर नजर रखे हुए हैं, जिनमें से कई को हिरासत में लिया जा चुका है। इधर दिल्ली पुलिस ने विस्फोट मामले में हरियाणा के अल-फलाह यूनिवर्सिटी के 2 डॉक्टर्स सहित 3 लोगों को हिरासत में लिया है। इसके साथ ही यूजीसी और नैक यानी कि NAAC की ओर से सांकेतिक कथित अनियमितताओं के आधार पर विश्वविद्यालय के खिलाफ 2 अलग-अलग FIR दर्ज की गई है। अपराध शाखा की टीम ने ओखला स्थित कैंपस का दौरा किया और कई दस्तावेजों की मांग की। पुलिस का कहना है कि संस्थान में गंभीर अनियमितताओं के प्रारंभिक प्रमाण मिले हैं, जिनकी जांच जारी है। दिल्ली मेट्रो के लाल किला स्टेशन के सभी गेट अब यात्रियों के लिए खोल दिए गए हैं। कल गेट नंबर 2 और 3 को संचालन के लिए बहाल किया गया था। सुरक्षा जांच पूरी होने के बाद DMRC ने स्टेशन की सभी एंट्री और एग्जिट्स को फिर से खोलने की अनुमति दी है। दरअसल 10 नवंबर को लाल किले के पास एक कार में धमाका हुआ था, जिसके बाद एहतियातन पूरे स्टेशन को बंद कर दिया गया था। घटना के बाद दिल्ली पुलिस, स्पेशल सेल और अन्य एजेंसियों ने स्टेशन और आसपास के क्षेत्र की कई स्तरों पर जांच की। सुरक्षा मूल्यांकन और क्लियरेंस मिलने के बाद DMRC ने सभी एंट्री और एग्जिट गेट्स खोलने का फैसला लिया। जम्मू कश्मीर के नौगाम में हुए भीषण विस्फोट की जांच तेज हो गई है। रविवार को NSG की एक विशेष टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का व्यापक निरीक्षण किया। NSG की टीम ने घटनास्थल पर मलबे और अवशेषों की बारीकी से जांच की। अधिकारियों ने बताया कि यह जांच फोरेंसिक रिपोर्ट की पुष्टि करने और धमाके की असली कारणों का पता लगाने के लिए की जा रही है। NSG टीम के पहुंचने के साथ इलाके में सुरक्षा कड़ी कर दी गई। अधिकारियों के मुताबिक धमाके की गंभीरता को देखते हुए जांच कई घंटों तक चलने की संभावना है। बता दें कि नौगाम पुलिस स्टेशन में शुक्रवार रात हुए धमाके में 9 लोगों की मौत हो गई थी और 32 लोग घायल हुए थे। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के ओबरा खनन क्षेत्र की पत्थर खदान में ऊपर से गिरे भारी मलबे में दबने के कारण 2 मजदूरों की मौत हो गई है और करीब 1 दर्जन मजदूरों के मलबे में दबे होने की आशंका है। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली। घटना की गंभीरता को देखते हुए NDRF और SDRF की टीमों को लगाया गया है, जो युद्ध स्तर पर
मलबे में दबे लोगों को निकालने के काम में लगी हुई हैं। घटना को लेकर राज्य मंत्री संजीव गौड़ ने दुख व्यक्त किया है। जैसा पता था कि 3 दिन से सारा काम ठप है, लेकिन अब किसके लापरवाही से, किसके कहने पर यह काम शुरू किया गया और इतना बड़ा जो घटना हो गया, तो अब जांच का विषय है। बताया जा रहा है कि 12 लोग को बताया जा रहा है। अब तो जब मलबा हटाया जाएगा तो मौके पर क्या है, अब सच्चाई सामने आएगा। मौके पर मौजूद जिलाधिकारी बीएन सिंह ने बताया कि घटना के कारणों की जांच की जा रही है, लेकिन फिलहाल पहली प्राथमिकता फंसे हुए लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने की है। घटना हुई है, अब उसकी जांच की जाएगी, देखा जाएगा ये किस तरीके से हुई है, जो उसके लिए कार्रवाई होगी। जो अल्ट्राटेक कंपनी है, दूसान कंपनी है और ओबरा पावर कारपोरेशन है, उनके माध्यम से किया जा रहा है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम मिर्जापुर से रवाना होगी। क्या रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ। 25 लाख का हॉस्पिटल बिल है, इतने पैसे कहाँ से आएंगे? पैसों की चिंता आप मत कीजिए पापा। मैम, सर का हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है। आप? पॉलिसी बाजार। हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम में हमेशा आपके साथ। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए महीने से शुरू। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। अरे द्रविड़ जी, आपको गैराज छोड़ दो, आइए। काश आप जैसा गेम चेंजर हमारे पास भी होता। है ना, खेती का गेम चेंजर। जय किसान नवरत्न नैनो शक्ति, नैनो डीएपी, इसके हर ड्रॉप में है करोड़ों नैनो पार्टिकल्स की शक्ति। नैनो पार्टिकल्स के कारण पत्तियां इन्हें दोनों साइड से अब्सॉर्ब करें बिना वेस्टेज और उपज खूब बढ़ाएं। जय किसान नवरत्न नैनो शक्ति, नैनो डीएपी, विज्ञान का वरदान, हर फसल की शान। के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने राजनीतिक दलों को अपनी बात संयम के साथ कहने की सलाह दी है। उन्होंने मतदाता पुनरीक्षण और बिहार चुनाव के बाद विपक्षी दलों की ओर से आ रहे बयानों पर पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि लोकतंत्र में सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन अपनी बातों को रखते समय संयम अवश्य रखना चाहिए। I am totally out of party politics. Those who are in public, they should always control their emotions. That is very important, because people will always throw stones. Which tree is giving lot of fruits? So we should have that patience in public life. We need not answer to all the questions. They are having the right to ask any question. We got the right to give the answer or not to give the answer. That is the thing I told. उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने दिल्ली बम धमाके पर दुख व्यक्त किया है। दिल्ली में एक कार्यक्रम से इतर पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने इस घटना को बहुत पीड़ादायक बताया और कहा कि पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां इस घटना की जांच कर रही हैं। This is the terrorist. The police forces and the other forces, intelligence forces, have to be fortunate every time. Terrorist has to be fortunate at one time. That has happened. It is very painful, but that makes a big alert among all the agencies. They will do their best and they will curtail it in the future. भारत मंडपम में ऑडिट दिवस 2025 का आयोजन किया गया, जहां उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन बतौर मुख्य अतिथि सम्मिलित हुए। इस मौके पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक संजय मूर्ति और डेप्यूटी सीएजी सुबीर मलिक सहित तमाम लोगों ने शिरकत की। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ की गई। इस मौके पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने ऑडिट दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कैग के योगदान को सराहा। It provides essential feedback on
on governance, public trust and accountability. The organization with 40,000 officers and staff from over 125 offices all around the country plays a vital role in auditing union and state governments, public sector enterprises and autonomous bodies, and in compiling state accounts. As we march towards being a Viksit Bharat at 2047, CAG will remain a key partner in ensuring physical discipline and transparency for effective governance. इस मौके पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG संजय मूर्ति ने 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य में कैग की भूमिका का जिक्र किया। 15th of November holds special significance for us, as it is on this day in 1860 that India's first Auditor General assumed office. We celebrate this day to reflect on a rich legacy, to reaffirm our core institutional values of integrity and accountability, and rededicate ourselves to the service of the nation. Sir, we are acutely conscious of our key role as an enabler of good governance in the nation's journey towards Viksit Bharat by 2047. Towards this end, the department in 2023 has, after immense deliberations within, come out with a strategic plan till 2030. राष्ट्रीय प्रेस दिवस के मौके पर भारतीय प्रेस परिषद द्वारा दिल्ली के नेशनल मीडिया सेंटर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भारतीय प्रेस परिषद की प्रमुख न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव, केंद्रीय राज्य मंत्री एल मुरुगन और प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के CEO विजय जोशी, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव संजय जाजू भी उपस्थित रहे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राष्ट्रीय प्रेस दिवस के मौके पर मीडिया जगत को अपनी शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम के बाद मीडिया से बात करते हुए अश्विनी वैष्णव ने कहा कि हमारे लोकतंत्र में प्रेस की भूमिका महत्वपूर्ण है, इसलिए राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर गलत सूचनाओं का मुकाबला कैसे करें और प्रेस की विश्वसनीयता कैसे मजबूत करें, इस विषय पर व्याख्यान आयोजित किया गया। सबसे पहले नेशनल प्रेस डे पर कंप्लीट प्रेस एंड मीडिया के जगत में जितने भी काम करने वाले हैं, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, उन सबको मैं बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं। प्रेस का जो रोल है हमारे डेमोक्रेसी में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। इसीलिए आज नेशनल प्रेस डे पे मिस इन्फॉर्मेशन को कैसे काउंटर करें, प्रेस की क्रेडिबिलिटी को कैसे स्ट्रेंथन करें, उस थीम पे व्याख्यान रखा गया था। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी के आरोपों को पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने बेबुनियाद बताया है। उन्होंने सांसदों, सिविल सोसाइटी के सदस्यों और पत्रकारों को राजभवन आने और जांच करने का निमंत्रण दिया। Allegations made by the Honorable MP are highly inflammatory, explosive, and highly irresponsible. Rajbhavan for public scrutiny. Today from 5 a.m. onwards, civil society representatives and the media have been visiting Rajbhavan to see whether there is any stock of arms and ammunition here, as falsely alleged by the Honorable MP. If arms and ammunition are stored here, it means the Calcutta police, which is guarding the Rajbhavan, is not doing their duty. Or more sinister, they are conniving with somebody who can smuggling arms and ammunition to a constitutional institution like the Rajbhavan. This is something very, very serious. Today the media have come, they are still coming in, public are coming to see whether there is arms and ammunition here. The legal implications of this hate speech is being examined and action will be taken to ensure that the dignity of the office of governor and the Rajbhavan are protected.
नौसेना 25-26 नवंबर को राजधानी के मानेकशॉ सेंटर में स्वावलंबन 2025 कार्यक्रम का आयोजन करने जा रही है। ये कार्यक्रम नवाचार, तकनीक और आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के उद्देश्य को सामने लाएगा। स्वावलंबन 2025 को एक ऐसे प्रमुख मंच के रूप में देखा जा रहा है जहां नवोन्मेष स्टार्टअप्स, उद्योग जगत और सशस्त्र बल एक साथ आएंगे और भविष्य की जरूरतों के लिए तकनीकी समाधान साझा करेंगे। कार्यक्रम में इस बार अग्रणी तकनीकों और भारत में विकसित स्वदेशी समाधानों को विशेष रूप से प्रदर्शित किया जाएगा। नौसेना का कहना है कि ये पहल देश को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के प्रयासों को तेज करेगी और एक विकसित भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। कार्यक्रम में भारत की तकनीकी क्षमता और समुद्री सुरक्षा के भविष्य से जुड़ा दृष्टिकोण भी प्रस्तुत किया जाएगा। नौसेना के अनुसार स्वावलंबन 2025 भारत को वैश्विक स्तर पर एक सशक्त, सक्षम और तकनीकी रूप से उन्नत समुद्री शक्ति के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। जयपुर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत आज एक पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां उन्होंने सेवा भाव पर जोर देते हुए कहा कि हमें भारत माता के लिए लोगों की सेवा करनी चाहिए क्योंकि ये हमारा कर्तव्य है। साथ ही आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिससे दुनिया में भारत की एक अलग पहचान बन चुकी है। कौन कल्पना कर सकता है कि ऐसे शाखा चला के राष्ट्र का कुछ होने वाला है। लोग तो कहते ही थे कि हवा में डंडे घुमा रहे हैं, कुत्ते भी मारने के ये काम नहीं आएंगे, ये क्या राष्ट्र की सुरक्षा करेंगे। तो सामने सब अंधेरा ही था। प्रचारक जाना यानी अंधेरे में कूदना, अपने भविष्य पर अपने हाथ से मिट्टी पोतना। लेकिन एक भाव था, परम वैभवम नेतुम एतत् स्वराष्ट्रम, ये मेरी भारत माता है। भारत माता के लिए मैं ना करूं तो कौन करेगा। और इसी के साथ समाचार में अभी के लिए इतना ही, लेकिन दूरदर्शन समाचार पर खबरों का सफर लगातार जारी है। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।